चलो। हैं? क्या? अरे तो चलो। ऑन हो गया लकुस। तो हम लोगों को देखना है। एक तो कल हम लोगों ने देखा था, मौर्य साम्राज्य का पतन देख रहे थे ना। और मौर्य साम्राज्य के पतन में एक जो हम लोगों ने किया था कि यह हम लोग का लास्ट जो देखना था, मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक की भूमिका, यही था ना। पतन में अशोक की भूमिका, मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक की भूमिका, मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक की भूमिका, यह हम लोगों को देखना था। इससे हम लोगों ने देखा था कि अगर जहां तक मौर्य साम्राज्य के पतन को देखा जाए तो इसके पतन में अशोक की क्या भूमिका रही, अशोक की नीतियां कैसे उत्तरदायी रही। साम्राज्य के पतन को लेकर कोई एकाध मत तो नहीं दिया जा रहा है। मौर्य साम्राज्य के पतन को लेकर बहुत सारे यहाँ पे मत दिए जा रहे हैं कि साम्राज्य के पतन किसी एक कारण से नहीं हो रहा है। और साम्राज्य के पतन में इसके दो मुख्य कारण बताए गए थे। एक तो इसके पतन में यह माना गया कि भाई जो सामान्य कारण है, जो किसी भी साम्राज्य के पतन के सामान्य कारण होते हैं, वह मौर्यों के पतन में भी इसे देखा जा सकता है। ठीक है, जैसे अयोग्य उत्तराधिकारी का होना, या राज्य के कर्मचारियों का शासकीय प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग न प्राप्त हो पाना, क्षेत्रीय असंतोष का उभरना, यह एक सामान्य कारण है। यह किसी भी साम्राज्य के पतन में देखा जाता है कि चाहे वह कोई भी साम्राज्य हो, इन कारणों से उस साम्राज्य का पतन होता है। तो मौर्य साम्राज्य इसका अपवाद नहीं है कि यह मौर्य साम्राज्य इसका अपवाद हो। लेकिन इसके साथ साथ कुछ विशेष कारण भी इसमें हैं, और विशेष कारण को देखा जाए तो वह उसके लिए माना जाता है कि उसके लिए अशोक की नीतियां उत्तरदायी हैं। विशेष कारण पहले से भी चले आ रहे हैं। एक तो विशेष कारण यह भी था कि भाई यहां पे जो, ठीक है, मौर्य साम्राज्य एक केंद्रीकृत साम्राज्य है, केंद्रीकृत व्यवस्थाएं हैं यहां पे, लेकिन एक बड़ी समस्या है उस केंद्रीकरण में। केंद्रीकरण में समस्या यह है कि मौर्यों ने वैसी प्रशासनिक तंत्र को निर्मित नहीं किया जो निर्मित होना चाहिए था। यहां जो प्रशासनिक तंत्र मौर्यों ने निर्मित किया, वह एक ऐसे प्रशासनिक वर्ग का उन्होंने निर्माण किया जो व्यक्तिगत निष्ठा से शासकों के साथ जुड़े हुए थे। उनको शासकों के साथ व्यक्तिगत निष्ठा थी, मौर्य शासकों के साथ। और हम लोग देखते हैं कि अशोक के बाद निरंतर चूंकि सत्ता में परिवर्तन हो रहा है बहुत तेजी से, उन 50 वर्षों में 7 शासक स्थापित हो जा रहे हैं, तो वहां पे अस्थिरता का एक माहौल है। ऐसे में केवल शासक ही स्थानांतरित नहीं हो रहे हैं, परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, अधिकारियों में भी परिवर्तन उसी रूप में हो रहा है, जिसके कारण वह सहयोग नहीं मिल पाता है। तो यह भी एक पतन का कारण माना जाता है कि तेजी से शासक बदलते हैं, और केवल शासक ही नहीं बदल रहे हैं, अधिकारियों में भी बदलाव हो रहा है। तो यह तो एक थोड़ा विशेष कारण है जो अन्य साम्राज्यों में नहीं दिखाई देता है। इसके साथ साथ इसमें यह भी माना जाता है कि पतन में अशोक की भी भूमिका है। ऐसा नहीं है कि अशोक की भूमिका नहीं है। इसके पतन में अशोक की नीतियां उत्तरदायी हैं। अगर हम अशोक की भूमिका को देखें कि मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक की क्या भूमिका रही है, या उसके नीतियों
के कारण कैसे इस साम्राज्य का पतन हो रहा है। क्या इसके पतन में उसकी नीतियां उत्तरदायी हैं? तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन में उसकी नीतियां जो है वह उत्तरदायी है। किस रूप में उत्तरदायी है? तो एक तो सबसे बड़ा है कि भाई कहा जाता है, जो इतिहासकारों का जो मत है, कि इतिहासकारों का मत है कि इस समय मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक की भूमिका क्या है, तो इसके भूमिका अशोक की नीतियों में ही देखा जा सकता है। अशोक की नीतियों में, अशोक की नीतियों में ही इसकी भूमिका हमें दिखाई दे रही है। अब अशोक की नीतियों में क्या भूमिका? तो एक तो अशोक ने क्या किया था कि अशोक ने ब्राह्मण विरोधी नीति को अख्तियार किया था। ब्राह्मण विरोधी नीति। अब यह जो ब्राह्मण विरोधी नीति था, यह जो ब्राह्मण विरोधी नीति था, इस नीति को अशोक ने अख्तियार किया। ब्राह्मण विरोधी नीति, इसके कारण ब्राह्मणों का एक विशेष वर्ग का वह सहयोग नहीं मिला जो मौर्यों को मिलना चाहिए था, क्योंकि यह शासन प्रशासन से जुड़ा हुआ वर्ग था। अब इस वर्गों ने सहयोग देना बंद कर दिया, क्योंकि अशोक ब्राह्मण विरोधी नीति को अख्तियार किए हुए था। तो जो सहयोग मिलना चाहिए था, यानी एक प्रकार से ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया हुई है। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हम ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया को देखते हैं, लेकिन यह ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया को केवल एक बड़ा कारण के रूप में नहीं देखा जा सकता है। इसलिए बड़े कारण के रूप में नहीं देखा जा सकता है कि ब्राह्मणों ने कहीं भी मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध तलवार नहीं उठाया, उन्होंने कोई विद्रोह नहीं किया, कोई बगावत नहीं किया। इसलिए केवल इसे बहुत बड़ा प्रभावी कारक नहीं माना जा सकता है। कुछ इतिहासकारों का यह मत है, और मत इस आधार पर है कि पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ की हत्या कर दी, तो उसे ब्राह्मण विरोधी प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन अगर जाकर गहराई में इसका विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भाई यह इतनी बड़ी घटना नहीं है। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा वृहद्रथ की हत्या किया जाना, वृहद्रथ का मरना तय था, और मौर्य साम्राज्य की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। अशोक के शासनकाल के 50 वर्ष के बाद ही मौर्य साम्राज्य धराशायी हो गया था, साम्राज्य का विभाजन हो गया था। तो पुष्यमित्र शुंग एक सेनापति था, और हमें उसे किसी धर्म संप्रदाय से जोड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से सेनापतियों के द्वारा कमजोर शासकों की हत्या इतिहास में निरंतर की जाती रही है, और सत्ता परिवर्तन हुआ है। तो इसे एक सामान्य सत्ता परिवर्तन के रूप में ही देखने की आवश्यकता है। एक तो हम लोग यह भी देखते हैं। दूसरा आप देखें तो यह भी कहा जाता है कि भाई अशोक की जो शांति की नीति थी वह इसके पतन, फिर अब दूसरी ओर जा रहे हैं। एक तो यह माना गया कि भाई ब्राह्मण विरोधी नीति के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, और अशोक ने ब्राह्मण विरोधी नीति अपनाया, धर्म का प्रचार प्रसार करवा रहा था। इसके कारण ब्राह्मणों के विरुद्ध ब्राह्मणों ने एक प्रकार के प्रतिक्रिया को जन्म दे दिया, ब्राह्मणों ने सहयोग देना बंद कर दिया, और इसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो रहा है। लेकिन यह एक बहुत प्रभावी कारण इसे नहीं माना जा सकता है। बाद के दिनों में यह विचारधारा कहीं ना कहीं खंडित होने लगा। दूसरा एक यह भी कहा गया कि भाई और अशोक की नीतियां क्या थी, तो अशोक की नीति को यह भी माना गया कि जो अशोक ने जो शांति की नीति, जो इसने धम्म की नीति, जो भेरी घोष की जगह इसने जो धम्म घोष की नीति को अपनाया था, जो शांति की नीति थी, तो यह शांति की नीति भी अशोक के द्वारा जो अपनाई गई, इस नीति ने भी मौर्य साम्राज्य को पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। शांति की नीति, क्योंकि अशोक केवल शांति की नीति को लेकर चल रहा है, शांति की नीति को लेकर चल रहा है। अब इसकी जो शांति की नीति थी, यह शांति की नीति कि भाई युद्ध न करने की नीति, युद्ध न करने की नीति, जियो और जीने दो की नीति। लेकिन अब दूसरे से यह उम्मीद करना कि वह भी युद्ध ना करे, यह कहना थोड़ा सा तार्किक लगता है। हम उस नीति का पालन कर सकते हैं, लेकिन दूसरे से हम कैसे मान सकते हैं कि वह भी उसी नीति का पालन करे, कि वह भी युद्ध ना करे। तो इस आधार पर थोड़ा इसे देखा जा सकता है कि यह नीति भी उतना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके साथ साथ आप देखें तो एक यह भी माना गया कि अशोक की विदेश नीति, अशोक की विदेश नीति वह प्रभावी नहीं रही,
और आगे चलकर पश्चिम से आक्रमण हो जा रहा है। तो यह भी माना जा रहा है कि इस नीति के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, लेकिन यह मुख्य कारण नहीं है, क्योंकि इन सब में ऐसा कोई ठोस आधार हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि सिर्फ इन आधारों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ है। अगर यह होना होता तो यह अशोक ने अपनाया था और यह अशोक के शासनकाल में इस तरीके से घटनाएं घटती, लेकिन अशोक के समय काल में घटनाएं नहीं घटित हो रही है। अब फिर जब दूसरी ओर मुड़ा जा रहा है तब इसमें कुछ और भी चीजें उभर कर आ रहे हैं। और भी चीजें क्या उभर कर आ रहे हैं? तो और चीजें उभर कर आ रहे हैं कि इसके कारण केवल मौर्य साम्राज्य का पतन नहीं हुआ, मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे एक बड़ा कारण है, वह अशोक, वह उसे आर्थिक कारकों के अंतर्गत देखा जा सकता है, उसे प्रशासनिक कारकों के अंतर्गत देखा जा सकता है। केवल इसी के संदर्भ में हम पूरे मौर्य साम्राज्य को पतन को नहीं मान सकते हैं। अब जैसे अगर प्रशासनिक कारण को हम देखें तो यहां पे आप देखो कि जो प्रशासनिक कारण है, उस प्रशासनिक कारण में क्या है? तो प्रशासनिक कारण में है कि अशोक ने क्या किया? तो अशोक ने कुछ नए प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त किया। नए प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति उसने किया धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और वह जो प्रशासनिक जो अधिकारी के रूप में जो नए प्रशासनिक वर्ग जो आए, यह जो नए प्रशासनिक वर्ग है, इस नए प्रशासनिक वर्ग में सबसे बड़ा जो अधिकारी था वह था धम्म महामात्य। वह था धम्म महामात्य। अब यह जो प्रशासनिक अधिकारी है, अब इसका हस्तक्षेप कुछ समाज में ज्यादा है, इसने कुछ ज्यादा हस्तक्षेप व्यक्तिगत मामलों में यह हस्तक्षेप करने लगता है, क्योंकि इसको आप देखते हो कि अब इसके कारण लोगों में एक प्रतिक्रिया हुई होगी, यह हुई होगी, क्योंकि धम्म महामात्य की नियुक्ति इसलिए नहीं की गई थी कि वह पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में वह दखल देने लगे। इसकी नियुक्ति इसलिए नहीं की गई थी, इससे लोगों में असंतोष बढ़ा होगा, जिसके कारण लोग विद्रोही रूप को अख्तियार किए होंगे। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि अशोक का एक और भी है इसमें, और यह इसे हम लोग प्रशासनिक कारण में, इसके साथ साथ हम आर्थिक कारणों को भी देख सकते हैं। आर्थिक कारण, यह एक बड़ा कारण रहा होगा, आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण जो धार्मिक कारण से ही संबंधित है। अब इस आर्थिक कारण में एक तो सबसे बड़ा रीजन यह रहा कि अशोक की यह जो धम्म की नीति, जो शांति नीति थी, क्योंकि इस पहले अशोक युद्ध की नीति को, साम्राज्य विस्तार की नीति को लेकर चल रहा था। शुरुआती चरण में जब वह सत्ता पर आता है तो प्रारंभिक काल में कलिंग के युद्ध के पूर्व अशोक ने अपने पूर्वजों की ही नीति को अख्तियार किया था, साम्राज्यिक विस्तार की नीति पर वह बल दिया था, उसको उसने त्याग दिया। अब उसको त्यागा, लेकिन उसके साथ साथ उसने सैनिकों की संख्या को कम नहीं किया। अब इसे जो सैन्य खर्च थे वह बढ़े रह गए, और जो विशेष लाभ प्राप्त होना चाहिए था राज्य को, वह लाभ विशेष प्राप्त नहीं हो सका। तो यह एक बड़ी समस्या, आर्थिक संकट के दौर से राज्य गुजरने लगा। एक अलग समस्या यहां पे जन्म लेते हुए दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ आप देखते हो कि और भी है, जैसे अशोक ने क्या किया कि उसने लोक कल्याणकारी कार्य को अपना लिया। लोक कल्याणकारी कार्य, अब एक तरफ आप लोक कल्याणकारी कार्य को अपनाए हो, और लोक कल्याणकारी कार्य को अपनाए हो तो आप बहुत सारा अनावश्यक खर्च को आपने पाल लिए, खर्च को बढ़ा लिए। उस अनुपात में आपके पास आय नहीं हो पा रहा है, आपने खर्च को बढ़ाया है। अब कुआं खुदवाना, वृक्ष लगवाना, प्याऊ बनवाना, स्तूप बनवाना 84,000, स्तंभ स्थापित करवाना, अभिलेख लिखवाना, सब क्या है? अनावश्यक खर्च है या नहीं? चाहे जिस कारण से भी इसको लागू किया गया हो। अब इन सब के कारण एक अनावश्यक खर्च, आर्थिक, यानी राज्य जो है वह आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा होगा। ठीक है, अशोक के समय तक नहीं, लेकिन अशोक के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था और कमजोर होने लगी, और इसको जन्म देने का काम अशोक ने किया था, इसको जन्म अशोक ने ही दिया था। तो इन कारणों से हम लोग देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन का एक बड़ा कारण यह आर्थिक कारण है। इसने एक बड़ी भूमिका निभाई होगी,
क्योंकि सिक्कों में भी हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे अशोक के बाद सिक्कों में चांदी की जो मात्रा है वह कमती चली जा रही है। तो यह जो चांदी की मात्रा जो कमती चली जा रही है, यह भी दर्शा रहा है कि इसके कारण भी साम्राज्य का यानी साम्राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, खर्च बढ़ा हुआ है, वाणिज्य व्यापार रुका हुआ है। इन सब ने अहम भूमिका निभाया। इसका असर सेना पर पड़ा, इसका असर प्रशासन पर पड़ा, इसका असर केंद्रीकरण पर पड़ा, और इन सबके कारण राज्य में असंतोष उत्पन्न होने लगा और यह असंतोष पतन का कारण बना। तो इस आधार पर हम यह मान सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक की भूमिका भी काफी व्यापक रही है और उत्तरदायी रही है। ठीक है, तो यह हम लोगों को इसमें एक तो बतलाना था कि मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक की क्या भूमिका रही है। तो इसको थोड़ा सा पहले आप लोग बतला दीजिए मौर्य साम्राज्य के पतन में, फिर हम लोग आगे इसको देखते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक की भूमिका। हाँ, किसमें? हाँ बिल्कुल, हमें का भी है कि भाई अशोक के बाद उसको उस तरीके से पालन नहीं किया गया, धर्म का पालन, क्योंकि यह अशोक के बृहत मस्तिष्क की उपज है और अशोक के उत्तराधिकारियों ने जो धर्म का पालन जिस रूप में किया जाना चाहिए था या धर्म को समझने का जो काम होना चाहिए था वह नहीं बाद में लोगों ने किया। तो यह भी तो संकट को ही जन्म देगा ना कि अशोक तक तो उसका ठीक ठाक रहा, लेकिन अशोक के बाद धर्म को उस रूप में स्वीकार नहीं किया गया, उसके उत्तराधिकारियों ने भी उसका पालन नहीं किया। और दूसरी चीज की जो विदेशी शासक है उन शासकों में ने भी तो पालन नहीं किया। आप जबरदस्ती संबंध बनाने पर पड़े हुए हैं, कोई संबंध आपसे बनाना ही नहीं चाह रहा है, तो उसके लिए आप केवल यह कहो कि भाई इस वजह से पतन हो गया, तो आप क्यों ऐसा संबंध बना रहे थे? एक तरफा संबंध है ना, आप उस संबंध को बना रहे हैं, दूसरा संबंध का पालन नहीं कर रहा है, वो संबंध नहीं आपसे बनाना चाह रहा है, तो कभी भी आपको उसका संकट का सामना करना पड़ेगा, वह आपके पक्ष में कभी नहीं होगा। और ऐसे में हम लोग देख रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य पर आगे चलकर पश्चिम का ही आक्रमण फिर से हो रहा है। अब इसी आक्रमण को रोकने के लिए इसलिए इसके पूर्वजों ने अपना विदेश नीति भी मूल रूप से जो मजबूत रखने का काम किया था वह पश्चिम के साथ ज्यादा रखा था। अशोक ने उनके नीति में परिवर्तन कर दिया कि वह पूर्व की ओर ज्यादा ध्यान देने लगा, जबकि आक्रमण पश्चिम से हो रहा था। और यही होता भी है कि आगे चलकर फिर से मौर्य साम्राज्य पर जो आक्रमण होता है वह आक्रमण पूर्व की ओर से ना होकर पश्चिम से ही होता है, उसी पश्चिमी आक्रमण का ही शिकार होता है। तो नीतियों में परिवर्तन के कारण भी हुआ। भाई पहले से जो चीजें चली आ रही है परंपरागत तरीके से, आप उस पर ध्यान दो ना, आपने उस पर तो ध्यान दिया नहीं। आपने सैनिकों की संख्या को बनाए रखा, लेकिन सैनिकों को आपने क्या कर दिया, आराम तलबी बना दिया। सैनिक लड़ने के लिए होते हैं, सैनिक को आप पूरी तरीके से आप उनको अब जो एक्टिव रखना चाहिए था, पहले मौर्य सेना जो थी वह एक्टिव थी क्योंकि निरंतर युद्ध होता था, साम्राज्यिक प्रसार की नीति थी, इसके लिए निरंतर युद्ध हो रहे थे। अशोक ने उन सैनिकों को पूरी तरीके से उसने क्या किया कि एकदम उन्हें रोक दिया। अब उनमें जो ट्रेंड जो सैनिक होने चाहिए थे वह सैनिकों में वह आपको प्रशिक्षण का अभाव हो गया। अब ऐसे में जब आक्रमण हुआ तो वह उस आक्रमण को रोकने में विफल हो गए। यह किसी के साथ भी हो सकता है, और यह अगर हुआ तो यह अशोक की नीतियों के कारण ही हुआ। तो इस तरीके से अशोक की नीति को उत्तरदायी मानेंगे मौर्य साम्राज्य के पतन में। तो उसी को बतलाना है, उसी को लिख लीजिए। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक की भूमिका। किसी भी साम्राज्य का पतन किसी भी साम्राज्य का पतन किसी एक कारण से नहीं होता है। किसी भी साम्राज्य का पतन किसी एक कारण से नहीं होता है, किसी एक कारण से नहीं होता है। अतः मौर्य साम्राज्य के पतन को भी अपवाद नहीं माना जा सकता है। मौर्य साम्राज्य के पतन को भी अपवाद नहीं माना जा सकता है।
मौर्य साम्राज्य के पतन को अपवाद नहीं माना जा सकता है। जहां तक अशोक की नीति की बात की जाए, जहां तक अशोक की नीति की बात की जाए, जहां तक अशोक की नीति की बात की जाए, तो इस बृहत्तर साम्राज्य के पतन में, जहां तक अशोक की नीति की बात की जाए, तो इस बृहत्तर साम्राज्य के पतन में इस बृहत्तर साम्राज्य के पतन में केवल एक शासक की भूमिका को भी, केवल एक शासक की भूमिका को भी, केवल एक शासक की भूमिका को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। केवल एक शासक की भूमिका को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक शासक की भूमिका को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रारंभ में मौर्य साम्राज्य के पतन में, प्रारंभ में मौर्य साम्राज्य के पतन में इतिहासकारों ने, प्रारंभ में मौर्य साम्राज्य के पतन में इतिहासकारों ने अशोक के नीति के, प्रारंभ में मौर्य साम्राज्य के पतन में इतिहासकारों ने अशोक के नीति के नकारात्मक प्रभावों पर विशेष बल दिया। अशोक के नीति के नकारात्मक प्रभावों पर विशेष बल दिया। अशोक के नीति के नकारात्मक प्रभाव पर विशेष बल दिया और इस आधार पर अशोक की आलोचना भी की जाती रही, और इस आधार पर अशोक की आलोचना भी की जाती रही, इस आधार पर अशोक की आलोचना भी की जाती रही। इस आधार पर अशोक की आलोचना भी की जाती रही। जैसे जैसे ब्राह्मण विरोधी नीति, जैसे ब्राह्मण विरोधी नीति, शांति की नीति, एवं इसके जैसे ब्राह्मण विरोधी नीति, शांति की नीति एवं विदेश नीति, एवं विदेश नीति को इसका कारण माना गया, एवं विदेश नीति को इसका कारण माना गया। परंतु यह इतना विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है, परंतु यह इतना विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है, परंतु यह इतना विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। यह अशोक के संबंध में एकांकी विचार को दर्शाता है, परंतु यह इतना विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। यह अशोक के संबंध में एकांकी विचार, एक तरफा विचार, यह अशोक के संबंध में एकांकी विचार को दर्शाता है। यह मान लेना कि अशोक के विरुद्ध ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया हुई होगी, एकांकी विचार प्रस्तुत होता है। यह मान लेना कि अशोक के विरुद्ध ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया हुई होगी,
यह मान लेना कि अशोक के विरुद्ध ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया हुई होगी, यह तार्किक प्रतीत नहीं होता। यह तार्किक प्रतीत नहीं होता। यह मान लेना कि अशोक के विरुद्ध ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया हुई होगी, यह तार्किक प्रतीत नहीं होता। क्योंकि अशोक ने अपने पूरे शासनकाल में कभी भी ब्राह्मण विरोधी नीति अपनाई ही नहीं। क्योंकि अशोक ने अपने पूरे शासनकाल में कभी भी ब्राह्मण विरोधी नीति अपनाई ही नहीं। अशोक ने अपने पूरे शासनकाल में कभी भी ब्राह्मण विरोधी नीति अपनाई ही नहीं। इस बात की पुष्टि उसके अभिलेखों के आधार पर भी होती है। अशोक ने अपने पूरे शासनकाल में कभी भी ब्राह्मण विरोधी नीति अपनाई ही नहीं। इस बात की पुष्टि उसके अभिलेखों से भी होती है। इस बात की पुष्टि उसके अभिलेखों से भी होती है कि उसने श्रमणों के साथ साथ, इस बात की पुष्टि उसके अभिलेखों से भी होती है कि उसने श्रमणों, श्रमण समझ रहे हो? श्रमण कौन? व्यापारी, मजदूर। मैं श्रमिक बोला हूं क्या? श्रमण, ब्राह्मण और श्रमण। अरे पूछा हुआ प्रश्न है। श्रमण, श्रमण भिक्षु को कहा जाता है भाई। श्रमण मतलब क्या? भिक्षु। श्रमण मतलब व्यापारी नहीं और श्रमिक नहीं। ठीक है, तो इसकी पुष्टि अशोक के अभिलेखों से भी होती है कि उसने श्रमणों के साथ साथ, उसने श्रमणों के साथ साथ ब्राह्मणों को भी, उसने श्रमणों के साथ साथ ब्राह्मणों को भी अनुदान देने की बात कही है। कहा है ना भाई, अगर जो अनुदान दिया जाए तो वह केवल श्रमणों को नहीं, भिक्षुओं को ही नहीं, ब्राह्मणों को भी अनुदान देने की बात किया है। इसी प्रकार शांति के प्रति भी अशोक का नजरिया व्यवहारिक था। इसी प्रकार शांति के प्रति भी अशोक का नजरिया व्यवहारिक था। शांति के प्रति भी अशोक का नजरिया व्यवहारिक था। शांति के प्रति भी अशोक का नजरिया व्यवहारिक था। अब शांति के प्रति यानी कि कोई शांति महिला रही हो और उसके प्रति अशोक की नजरिया जो है वो बड़ा व्यवहारिक है, उदार हो गया। और ठीक है, शांति मतलब ये वाली, ठीक है, जो नीति में जो कहा जा रहा है, मतलब देखो आप यही बतलाओगे ना भाई कि ठीक है मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक की भूमिका, तो आप यही बतलाओगे भाई ठीक है इन्हीं आधारों पर माना जा रहा है ना। अशोक को पतन से जोड़कर मौर्य साम्राज्य में यही आधार प्रस्तुत किया जा रहा है। तो शुरुआती चरण में जो इतिहासकारों का एक वर्ग है वह उसको मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक को ही उत्तरदायी मान रहा है। कैसे? तो कहा कि अशोक ने ब्राह्मण विरोधी नीति अपना ली, ब्राह्मणों ने प्रतिकार कर दिया। क्या कहीं हमें दिखाई दिया क्या कि ब्राह्मण तलवार लेकर हाथ में खड़े हो गए अशोक के शासनकाल में, कि ब्राह्मणों ने आपको हिंसा किया हो? यह तो कहीं नहीं दिखाई देता है। अपवाद है भाई। हम केवल पुष्यमित्र सुंग को ब्राह्मण होने के आधार पर पूरे हम मौर्य साम्राज्य को थोड़े मान सकते हैं। अब जैसे हुआ है आगे भी कि भाई इंदिरा गांधी की हत्या उसके जो अंगरक्षक थे सिख उसके द्वारा, तो क्या उसके लिए पूरे सिख को उत्तरदायी मान लिया जाए? पूरे सिख उसके लिए उत्तरदायी थे। ठीक है, हिंसा हुई, उसके लिए हिंसा भी हो गई राजनीतिक कारणों से,
हिंसक घटनाएं घटित हुई, लेकिन उसके लिए क्या पूरा सिख समुदाय को उसके लिए उत्तरदायी मान लिया जाए? तो यह आप कहो कि भाई किसी एक कारण से केवल, अब पुष्यमित्र शुंग एक सेनापति है और वह सेनापति उसने अपने शासक की हत्या की, और जहां तक इस तरीके से राजनीतिक हत्याएं, यह हर युग में हुआ है, यह हर युग में हुआ है और इससे इतिहास भरा पड़ा है। यह कोई एकांकी घटना थोड़ी है कि भाई यह पहली घटना घटित हुई है, इसके पहले ऐसी कोई घटना ही घटित नहीं हुई। इसके पहले भी बहुत ऐसे घटनाएं घटित हुई, राजद्रोह, और आप कह सकते हो कि इस तरीके से खून के छींटे राजनीति में पड़ते रहे हैं महत्वाकांक्षी लोगों के द्वारा, महत्वाकांक्षी अधिकारियों के द्वारा। तो यह कोई पहली हत्या नहीं है, इसके पूर्व भी ऐसी हत्याएं हुई है, इसके बाद भी ऐसी हत्याएं होती रही हैं। अब इस आधार पर यह मान लिया जाए कि भाई इसी कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, तो यह उचित नहीं, क्योंकि खुद अशोक के अभिलेख, अशोक जैसे शासक से आप कैसे उम्मीद लगा सकते हो भाई कि किसी धर्म, किसी वर्ग के विरुद्ध वह एक नकारात्मक मानसिकता को लेकर चलेगा। जो व्यक्ति धर्म को लेकर आया, धर्म को नहीं, बौद्ध धर्म को नहीं, अशोक का धर्म कहीं भी बौद्ध धर्म नजर नहीं आता है, उसने इसलिए धर्म को लाया, और अशोक का धर्म सभी धर्मों का मिला जुला सार था, उसका रूप था। सभी धर्मों से अच्छाई, जो अच्छी जो बातें थी, उसको अशोक ने निकाल लिया था और उसको धर्म का रूप दे दिया था कि भाई यही धर्म है। अब इस अशोक से आप कैसे मानोगे कि अशोक किसी एक वर्ग के प्रति, किसी एक धर्म के प्रति वह नफरत की भावना रखेगा? जो चाहता है कि राज्य में शांति बनी रहे, जो देखता है कि भाई अब राज्य में स्थिरता को कैसे बनाए रखा जाए, तो धर्म ही एक रीजन है जिसको लेकर आपस में मतभेद हो सकता है, जो इस मतभेद को भी समाप्त करने के लिए तत्पर है, उसके ऊपर आप यह कहोगे कि भाई वह ब्राह्मण विरोधी नीति अख्तियार किया? जब उसका धर्म बौद्ध धर्म है ही नहीं, तो धर्म महामात्र को नियुक्त कर देना, क्या उसके लिए वह दोषी उसको माना जाएगा? क्योंकि वह धर्म का प्रचार कर रहा है, वह बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं कर रहा है। अशोक के शासन काल में तीसरे बौद्ध सभा का आयोजन हो रहा है, लेकिन उसमें स्वयं अशोक उपस्थित नहीं है, उसमें स्वयं अशोक उपस्थित नहीं है। यहां तक कि आप देखें तो अशोक ने अपने धर्म में कोई भी बुद्ध के 4 आर्य सत्य तक को उसने नहीं रखा। अगर वैसा होता तो वह बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध के दर्शन को वह धर्म का आधार बनाता। लेकिन क्या उसने धर्म का आधार बुद्ध के शिक्षा को बनाया? क्या उसने धर्म का आधार बुद्ध के दर्शन को बनाया? तो हम कैसे मान ले कि अशोक का धर्म बौद्ध धर्म हो गया और अशोक ब्राह्मण विरोधी नीति को अख्तियार कर लिया? और अगर ऐसा है तो हमारे पास साक्ष्य नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा पुरातात्विक साक्ष्य से अच्छा और कोई साक्ष्य नहीं हो सकता है। जिसमें अशोक अगर अनुदान देने की बात कर रहा है तो वह कह रहा है कि श्रमणों के साथ साथ ब्राह्मणों को भी अनुदान दिया जाए, यह बात कर रहा है। अब इस आधार पर तो यह कहना कि अशोक ने ब्राह्मण विरोधी नीति को अख्तियार कर लिया था, कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता। अब यह भी जो माना जा रहा है कि शांति की नीति उसने अपनाई, इसलिए मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, तो पहली बात यह है कि मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के शासनकाल में नहीं हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अशोक अगर शांति के प्रति व्यवहारिक नजरिया को अपनाए हुए है, तो वह ऐसा नहीं है कि हर स्थिति में मैं शांति का ही पालन करूंगा, ऐसा वह नहीं है। इसकी भी पुष्टि उसके अभिलेखों से हो रही है। वह कहता है कि सभी समय मैं शांति का ही पालन नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा एकदम तत्पर हैं कि कुछ भी कर लो, मुझे कितना भी मारो, मैं एकदम हिलूंगा नहीं, मैं एकदम स्थिर रहूंगा और मैं सदैव शांति का पालन करता रहूंगा। वह नहीं है। गांधी नहीं कर पाए,
गांधी ने कहा कि हृदय परिवर्तन की भाई ठीक है, अगर कोई मार रहा है तो उसको एक गाल में मारता है, दूसरा गाल दो, दूसरा मारता है, फिर गाल को इधर उधर करते रहो। लेकिन लास्ट में गांधी ने क्या किया? 1942 का आंदोलन, और उन्होंने कह दिया कि अब करो या मरो। तो क्या इससे गांधी अहिंसा संबंधी विचारधारा गांधी का समाप्त हो गया था क्या? कि गांधी हिंसक हो गए या बुढ़ापा में सटिया गए? ऐसा तो नहीं था कि बुढ़ापे तक आते आते थोड़ा सा वह बूढ़ा ज्यादा हो गए इसलिए अब उनका मानसिक नियंत्रण वह खो बैठे और हिंसा से वह अहिंसा की ओर उतारू हो गए। ऐसा तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। अहिंसा के प्रति उनका नजरिया पहले भी वही था, बाद में भी वही रहा। वह अपने विचारधारा से समझौता नहीं कर रहे हैं। तो यहां हम लोग देखते हैं कि अब ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि भाई अब करो या मरो, अब स्वतंत्रता के लिए कुछ बचा नहीं है। तो अशोक को भी आप देखो तो शांति के प्रति केवल वह व्यवहारिक नजरिया अपनाता है और वह कहता है कि भाई मैं ऐसा नहीं कि किसी भी स्थिति में मैं हमेशा शांति का ही अगर कोई मुझे परेशान करेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा भी नहीं। यह भी तो नीति है। अशोक ने खुद अपने अभिलेखों में भी तो कहा है, चोर चेर और पांड्य राज्यों को वह कहता भी तो है कि अगर शांति भंग किए तो मैं कलिंग जैसी घटना को दोबारा उसकी पुनरावृत्ति भी कर दूंगा। अगर हमारे राज्य में शांति भंग हुई तो वह आठवीं जनजातियों को भी तो यह संदेश देते रहता है कि आप शांति का पालन करें, और नहीं तो फिर आगे चलकर चीजें अच्छी नहीं होंगी। तो वह हर स्थिति में वह शांति का पालन नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आप खुद देखो कि मौर्य शासन काल में अगर अशोक की शांति को, कि भाई अशोक एकदम शांति की नीति को अपना लिया, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, ऐसे वैसे अहिंसा की नीति को त्याग दिया, अरे उसने मृत्यु दंड को तक समाप्त नहीं किया था। उसने अपने शासन काल में अगर शांति का यह इतना बड़ा समर्थक होता तो मृत्यु दंड जैसे प्रावधान को प्रशासन से क्या करता, कानून से निकलवा देता, नहीं चलेगा मृत्यु दंड, मैं शांति की नीति पर चल रहा हूं। सेना को भंग कर देता कि सेना की जरूरत नहीं है। क्या उसने कुछ ऐसा किया क्या? तो कैसे मान लिया जाए केवल एक मत के आधार पर, कुछ इतिहासकारों के मत के आधार पर, कि इस नीति के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक की नीतियों के कारण हो गया, या इसके लिए अशोक उत्तरदायी है? अशोक ने शांति को बनाए रखे हुए भी साम्राज्य को सुरक्षित रखा, जीवंत रखा और सुदृढ़ रखा। तो यह नहीं कहा जा सकता है कि अशोक ने शांति की नीति का पालन किया तो उसके ऊपर किसी ने आक्रमण कर दिया। वह उसके प्रतीकों से भी पता चलता है कि अशोक स्वयं उन प्रतीकों के माध्यम से भी यही दर्शाने का काम कर रहा है कि मैं स्वयं में ताकतवर हूं, मैं स्वयं शक्ति का सूचक हूं, मैं अहिंसक हूं, लेकिन हिंसा को मैं त्यागा भी नहीं हूं। बाघ घास नहीं खाएगा, मांस से खाएगा। अशोक ने केवल बस बुद्ध का यानी भिक्षुओं का वस्त्र ही तो ग्रहण किया था तो राजा ही, उसने तो केवल भिक्षुओं का वस्त्र ग्रहण किया था। अगर अशोक इतना ही बौद्ध धर्म का होता तो वह राजपाट को त्याग नहीं देता। अगर बुद्ध का वह उतना ही अनुयायी हो जाता तो क्या वह शासन करता? छोड़ देता राजपाट? तो उसने छोड़ा क्या? तो उसने कहां शांति की नीति का पालन किया? अब जब कोई लड़ने वाला ही शांति का नीति का इसलिए पालन कर रहा है क्योंकि जितना साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए था वह उसने कर दिया था। एक सीमा के बाहर साम्राज्य का विस्तार नहीं किया जा सकता था। अब इतना जो बाउंड्री लाइन उसने खींचा, अब इसके बाहर वह नहीं जा सकता था। इसकी कुछ सीमाएं थी कि अब यहां से जाने का मतलब है कि भाई आपके पास यातायात के साधन होने चाहिए, संचार के साधन होने चाहिए, तब आप कहीं भी चले जाओ। मौर्यों के पास एक विशाल सेना है, जो सेना किसी भी क्षेत्र को अपने अधीन ला सकती है, लेकिन
उस क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखना वह संभव नहीं था। वह किसी भी क्षेत्र को सेना उसके जीत सकती थी, लेकिन सेना के जाने के बाद दोबारा विद्रोह ना हो यह कहना मुश्किल था। और ऐसे स्थिति में उसको कंट्रोल में रखना यह बड़ा मुश्किल काम था कि फिर उसके बाद उसको कंट्रोल में रखा जाए। क्यों? तो उसके दो मुख्य कारण थे। उसे उस युग काल के अंतर्गत समझने की आवश्यकता है कि उस युग काल में अभी ऐसे उन्नत यातायात और संचार साधन अभी बहाल नहीं किए गए थे। तो इसलिए शांति की नीति इसलिए वह अपनाता है कि अब जितना उसको साम्राज्य का प्रसार करना था वह कर लिया। अब उससे लड़ने वाला कोई था नहीं। अब उसके बाद वह आक्रमण करने की स्थिति में है नहीं, कहीं से कोई विद्रोह है नहीं, कोई विरोध है नहीं, तो करे क्या? तलवार लेकर भांजते चले कि नहीं मैं तो अहिंसक हूं, लड़ाकू हूं। अरे लड़ने वाला भी तो कोई होना चाहिए। लड़ोगे किससे? एक बचा हुआ था कलिंग, लड़ ही लिए, तो अब किससे लड़ लोगे? तो ऐसे स्थिति में शांति का पालन न करे तब क्या पालन करे वो? तो इसलिए यहां पे आप बतलाओगे कि अशांति के प्रति भी अशोक का नजरिया व्यवहारिक था। लिख रहे थे ना, शांति के प्रति भी अशोक का नजरिया व्यवहारिक था। वह हर स्थिति में शांति का समर्थक नहीं था। वह हर स्थिति में शांति का समर्थक नहीं था। वह हर स्थिति में शांति का समर्थक नहीं था। यह उसके अभिलेखों से भी पता चलता है। यह उसके अभिलेखों से भी पता चलता है कि न तो उसने राजकीय दंड को समाप्त किया था। यह उसके अभिलेखों से भी पता चलता है कि न तो उसने राजकीय दंड को समाप्त किया था, न मृत्यु दंड को समाप्त किया था। यह उसके अभिलेखों से भी पता चलता है कि न तो उसने राजकीय दंड को समाप्त किया था, वह हर स्थिति में शांति का समर्थक नहीं था। वह उसके अभिलेखों से भी पता चलता है कि न तो उसने राजकीय दंड को समाप्त किया था, न मृत्यु दंड को समाप्त किया था, और न ही अपने सेना को भंग किया था, और न ही अपने सेना को भंग किया था। न ही अपने सेना को भंग किया था और न ही अपने उत्तराधिकारियों को, और न ही अपने उत्तराधिकारियों को, और न ही अपने उत्तराधिकारियों को, और न ही अपने उत्तराधिकारियों को वह सैन्य शक्ति के उपयोग करने को मना ही करता है, और न ही अपने उत्तराधिकारियों को वह सैन्य शक्ति के उपयोग करने से मना किया, और न ही अपने उत्तराधिकारियों को सैन्य शक्ति का उपयोग करने से मना किया। तो कैसे आप कह सकते हो? यहां तक कि आठवीं राज्यों, आठवीं मतलब जनजाति, यहां तक कि आठवीं राज्यों, यहां तक कि आठवीं राज्यों एवं सीमावर्ती राज्यों, संगम एवं सीमावर्ती राज्यों चोल, चेर, पांड्य एवं सीमावर्ती राज्यों चोल, चेर, पांड्य को भी वह चेतावनी देता है। सीमावर्ती राज्यों चोल, चेर, पांड्य को भी वह चेतावनी देता है
चोल चेर पांड्य को चेतावनी देता है। अतः ऐसा मान लेना, अतः ऐसा मान लेना कि इसकी शांति की नीति ने सैन्य शक्ति को कमजोर कर दिया। अतः ऐसा मान लेना कि इसके शांति की नीति ने सैन्य शक्ति को कमजोर कर दिया, जिससे मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। इसके शांति की नीति ने सैन्य शक्ति को कमजोर कर दिया, जिससे मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। उचित प्रतीत नहीं होता, उचित प्रतीत नहीं होता। उचित प्रतीत नहीं होता, उचित प्रतीत नहीं होता। परंतु पैरा चेंज कर लेंगे। मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक की भूमिका को नकारा भी नहीं जा सकता, परंतु मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक की भूमिका को नकारा भी नहीं जा सकता। परंतु मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक की भूमिका को नकारा भी नहीं जा सकता। अगर इसकी नीतियों ने मुख्य भूमिका नहीं निभाई होगी, अगर इसकी नीतियों ने मुख्य भूमिका नहीं निभाई होगी, अगर इसकी नीतियों ने मुख्य भूमिका नहीं निभाई होगी, तो भी सहायक भूमिका तो अवश्य निभाई होंगी, तो भी सहायक भूमिका तो अवश्य निभाई होंगी। अगर इसकी नीतियों ने मुख्य भूमिका नहीं निभाई होंगी, तो भी सहायक भूमिका तो अवश्य निभाई होंगी, जो प्रत्यक्ष ना होकर अप्रत्यक्ष होगा, जो प्रत्यक्ष ना होकर अप्रत्यक्ष होगा। जो प्रत्यक्ष ना होकर अप्रत्यक्ष होगा, जिसे सामाजिक, प्रशासनिक, जिसे सामाजिक, प्रशासनिक, आर्थिक, जिसे सामाजिक, प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक कारकों के अंतर्गत देखा जा सकता है, जिसे सामाजिक, जिसे किन किन कारण बताया उसी के आधार पर फिर लिखोगे ना, जिसे सामाजिक, प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक कारकों के अंतर्गत देखा जा सकता है। कारकों के अंतर्गत देखा जा सकता है। ठीक है, यानी आपने बतला दिया कि भाई मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक की भूमिका, यानी आप बतला रहे कि है, ऐसा नहीं है कि एकदम ना के बराबर है। अब अशोक की भूमिका जैसे सामाजिक कारकों का, तो ठीक है। अब यहां आप देखो तो यह जो पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग आगे चलकर इसने जो अंतिम मौर्य शासक की हत्या की, ठीक है, जन सामान्य को इससे कुछ नहीं लेना था, और इसमें समाज के कोई बड़े वर्गों की भूमिका भी नहीं देखी गई, ब्राह्मण वर्गों की भूमिका भी नहीं देखी गई, लेकिन फिर भी ब्राह्मण क्षुब्ध तो अवश्य थे।
अशोक की धर्म नीतियों के कारण समाज में असंतोष तो था, विशेषकर ब्राह्मणों में असंतोष तो था। इस बात से नकारा भी नहीं जा सकता है। अशोक के समय काल में ठीक है, ब्राह्मणों ने तलवार नहीं उठाया, लेकिन केवल तलवार उठाकर ही तो विद्रोह नहीं किया जाता है। अगर ब्राह्मणों ने तलवार नहीं उठाया, विद्रोह नहीं किया, तो सहयोग भी तो नहीं किया, कहीं ना कहीं प्रशासन में असहयोग उत्पन्न किया। तो इस कारण इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि समाज में असंतोष नहीं था। समाज में असंतोष था, और यह असंतोष आगे चलकर दिखाई भी देता है कि यही सामाजिक असंतोष आगे चलकर राजनीतिक परिवर्तन को जन्म देता है। एक बार फिर से ब्राह्मणवादी सत्ता स्थापित होती है, जिसे सोंग, कनम और सातवाहन के रूप में हम देख सकते हैं। आखिर दूसरे किसी वर्ग क्यों नहीं स्थापित हुआ? ब्राह्मणों ने ही क्यों सत्ता को ग्रहण किया? तो इसके पीछे हमें ब्राह्मण साहित्यों पर भी विचार करना होगा। और ब्राह्मण साहित्यों में कहा गया कि आपातकालीन स्थिति में ब्राह्मणों को तलवार भी उठाना चाहिए अगर राज्य संकट में हो तब, अगर समाज संकट में हो तब। तो ऐसे स्थिति में ब्राह्मणों को अपने पेशे में परिवर्तन करना चाहिए। तो यह हम लोग देखते हैं कि आगे चलकर जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ, जिस तरीके से सभी क्षेत्र में, उसी मौर्यों के क्षेत्र में फिर से ब्राह्मणों की सत्ता स्थापित हुई, यह एक सामाजिक असंतोष को ही दिखाता है कि समाज में असंतोष था, ब्राह्मण वर्ग असंतुष्ट थे धर्म को लेकर। हाँ, बिल्कुल, धर्म को लेकर, धर्म को लेकर शैव धर्म का हाँ अनुयायी था, पहले था ना, बाद में तो बौद्ध धर्म को अपनाया। धर्म को लेकर नाराजगी है ना। अब धर्म को लेकर कि भाई बौद्ध धर्म को ज्यादा स्थापित करवा रहा है, बौद्ध धर्म को वह प्रचारित प्रसारित करवा रहा है। धम्म और धर्म को लेकर मतभेद था। धम्म और धर्म को लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि अशोक का धम्म जो है वह कोई बौद्ध धर्म नहीं है, लेकिन अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म होने के कारण उस धम्म को भी सशंक यानी संदेह के नजरों से देखा जाने लगा। दिक्कत यह है, अब देखो हम लोग को तो कारण बतलाना है, तो कारण कहां से लाएंगे? उसी में से निकालेंगे ना। हाँ, अशोक के समय क्यों उठेगा? जरूरी थोड़े ही है कि भाई अगर मान लो कि कोई ताकतवर हो, उसके समय कोई अगर विरोध नहीं किया, अगर मान लो कि कोई व्यक्ति है और उसने वह शक्तिशाली है, उसने पड़ोसी का जमीन छीन लिया, उसके घर को कब्जा कर लिया, ठीक है। अब वह व्यक्ति अगर नहीं बोल रहा है तो जरूरी तो यह तो नहीं है कि आगे चलकर उस व्यक्ति के समाप्त होने के बाद जिसका जमीन छीना गया हो वह भी प्रतिक्रिया ना करे। यह जरूरी तो है नहीं ना कि वह प्रतिक्रिया ना करे। अब जब तक अशोक था, अशोक ने स्वयं कहा था कि मैं स्वयं शक्ति का सूचक हूं। अब वो ऐसे शक्ति से कौन टकराए? उस शक्ति से टकराएगा कौन? लेकिन वह शक्ति सदैव बनी रहेगी, यह तो उचित नहीं है कि भाई वह शक्ति सदैव बनी ही रहेगी। उस शक्ति के समाप्त होते ही दूसरी शक्ति भी स्थापित होगी। अब इसमें एक सामाजिक कारण के रूप में इसे माना जा सकता है। हम यह नहीं कह रहे कि यही हुआ होगा, लेकिन यह माना जा सकता है, यह माना जा सकता है। तो इसके सामाजिक कारण के रूप में हम लोग इसको बतला सकते हैं कि यह भी एक सामाजिक कारक है, यह भी एक सामाजिक कारण है। उसी में लिख देंगे
क्या लिख रहे थे, इसके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कारकों के अंतर्गत भी देखा जा सकता है। यह सही है कि, हाँ इसी में लिख लेंगे, यह सही है कि अशोक के शासन काल में ब्राह्मणों ने प्रतिकार नहीं किया। अशोक के शासन काल में ब्राह्मणों ने प्रतिकार नहीं किया, या उसके बाद भी ब्राह्मणों ने तलवार नहीं उठाया, या उसके बाद भी ब्राह्मणों ने तलवार नहीं उठाया। परंतु यह तो अवश्य कहा जा सकता है कि शासन प्रशासन में, यह तो अवश्य कहा जा सकता है कि शासन प्रशासन में ब्राह्मणों ने वह सहयोग प्रदान नहीं किया होगा, शासन प्रशासन में ब्राह्मणों ने वह सहयोग प्रदान नहीं किया होगा, ब्राह्मणों ने वह सहयोग प्रदान नहीं किया होगा जो पहले से किए जा रहे होंगे, जो पहले से किए जा रहे होंगे। जो पहले से किए जा रहे होंगे। इसी प्रकार अशोक ने प्रशासन में नए अधिकारी के रूप में जो धम्म महामात्य को नियुक्त किया था, प्रशासन में नए अधिकारी के रूप में धम्म महामात्य को नियुक्त किया था, इसने भी धम्म प्रसार के नाम पर लोगों के जीवन में, इसने भी धम्म प्रसार के नाम पर लोगों के जीवन में हस्तक्षेप किया होगा। इसने भी धम्म प्रसार के नाम पर लोगों के जीवन में हस्तक्षेप किया होगा, जिसके कारण भी लोगों की प्रतिक्रियाएं हुई होंगी, जिसके कारण भी लोगों में प्रतिक्रिया हुई होंगी, जिसके कारण भी लोगों में प्रतिक्रिया हुई होगी। मौर्य साम्राज्य के पतन में आर्थिक कारकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मौर्य साम्राज्य के पतन में आर्थिक कारकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अशोक के द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य को बढ़ावा देना, अशोक के द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य को बढ़ावा देना, अशोक के द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य को बढ़ावा देना, धम्म का प्रचार प्रसार करना, धम्म का प्रचार प्रसार करना, लोक कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा देना, धम्म का प्रचार प्रसार करना,
साम्राज्यिक विस्तारवादी नीति को त्याग देना, लोक कल्याणकारी कार्य को बढ़ावा देना, धर्म का प्रचार प्रसार करना, साम्राज्यिक विस्तारवादी नीति को त्याग देना, इन सब ने अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का काम किया होगा। इन सब ने अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का काम किया होगा। इन सब ने अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का काम किया होगा। इसको देखते हुए दूर दराज के क्षेत्रों का इसको देखते हुए दूर दराज के क्षेत्रों का आर्थिक दोहन किया गया होगा। इसको देखते हुए दूर दराज के क्षेत्रों का आर्थिक दोहन किया गया होगा। इसको देखते हुए दूर दराज के क्षेत्रों का आर्थिक दोहन किया गया होगा, जिसके कारण क्षेत्रीय शक्तियों का आगे चलकर मौर्य साम्राज्य का सामना भी करना पड़ा। क्षेत्रीय शक्तियों का आगे चलकर मौर्य साम्राज्य का सामना भी करना पड़ा, जिसे साम्राज्य के पतन के संदर्भ में देखा जा सकता है। क्षेत्रीय शक्तियों का आगे चलकर मौर्य साम्राज्य का सामना भी करना पड़ा, जिसे मौर्य साम्राज्य के पतन के संदर्भ में देखा जा सकता है। जिसे मौर्य साम्राज्य के पतन के संदर्भ में देखा जा सकता है। तो यह है मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक की भूमिका। हम लोग इस संदर्भ में इसे बतलाएंगे, ठीक है। यानी अशोक की नीतियां को एक तरफ अगर हम उत्तरदायी ठहराएं, बाद में उसको हम थोड़ा सा संतुलन होकर इसको बतलाएंगे कि यही कारण नहीं, अगर यह ठीक है, इसके कारण ही केवल साम्राज्य का पतन नहीं हो रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इन सब की भूमिका भी रही है, क्योंकि इन सब ने अर्थव्यवस्था को, आर्थिक स्थिति को कमजोर किया और मौर्य साम्राज्य आगे चलकर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा मौर्य साम्राज्य को, इसके उत्तराधिकारियों का सामना करना पड़ा। तो यह सब इसके पतन के कारण रहे, कोई एक कारण नहीं होता है। किसी भी साम्राज्य का पतन और किसी भी साम्राज्य का उद्भव किसी एक व्यक्ति या केवल किसी एक नीतियों के कारण नहीं होता है, उसमें बहुत सारे व्यक्तियों का योगदान होता है, तब जाकर धीरे धीरे वह साम्राज्य का रूप लेता है। जैसे मौर्य साम्राज्य को ही देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, तब जाकर मौर्य साम्राज्य एक बृहद साम्राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। इन सब की भूमिका रही है। तो केवल एक के कारण हम कहते हैं कि इसके कारण ही साम्राज्य का पतन हो गया, ऐसा भी नहीं है। हमें उसको और भी संदर्भों में देखना होगा, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी संदर्भों में। हाँ, जहां तक अशोक की बात है तो उसने प्रत्यक्ष तो नहीं